नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी में, लेकिन खबरें कुछ ऐसी हैं जो गर्मी का एहसास देती हैं और गौरव का भी, क्योंकि जो चीन हमारे लिए पाकिस्तान के रास्ते या खुद में भी भारत को मुश्किलों में डाल रहा था, वही चीन अब हमसे, हालांकि उसकी बदमाशियां कम नहीं हो रही, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपके सामने, लेकिन वो हमसे हमारी ताकत के कारण कुछ स्तर पर समझौते की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने चीन से लगी सीमा पर अपनी सैन्य ताकत और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया है कि चीन समझदारी का परिचय देते हुए कहीं भी ज्यादा समस्या पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन इसके ये मतलब और मायने नहीं है कि हमारी सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, लेकिन जो सुलझी हैं और जो खबर आ रही है वो आपको बेहद सुकून देने वाली हो सकती है और आपको अपने पर बेहतर एहसास हो सकता है। लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो लद्दाख लेह से रिलेटेड है, और सक्सगाम वैली, जहां पर चीन भारत को न तो एंट्री करने दे रहा था, न भारत की मान्यता को अहमियत दे रहा था। और क्या कुछ ऐसा हुआ है कि चीन तैयार हो गया है कि हाँ, भारत उस एरिया तक पेट्रोलिंग कर सकता है, और भारत ने कहा है कि चीन इतने एरिया तक पेट्रोलिंग कर सकता है। वहां पर एक सहमति बन गई है। इसके लिए साधारण शब्दों में कहें तो बिना एक बूंद गिराए खून का, अपने सैनिकों के शहीदों का सम्मान करते हुए और उनके प्राणों की आहुति दिए बगैर अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक हम निगहबानी कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी चर्चा होनी चाहिए और आप तक ये खबर जानी चाहिए विद विश्लेषण। कर्नल वीरेंद्र शाही सर से आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी युद्ध में ये विशेष निपुण रहे हैं। इनकी 40 साल की सेवाओं के दौरान ये उस एरिया को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए बहुत ही साधारण शब्दों में ये समझाएंगे कि हमें बातचीत से चीन के साथ क्या कुछ ऐसी सहूलियत मिली है और हमने चीन को क्या कुछ सहूलियत दी है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। ये काफी चर्चा में विषय है कि चाइना से जो एक बदलाव नजर आ रहा है उनकी एटीट्यूड में, उनका जो व्यवहार था उसमें, और जो जिद वो चाइना का विस्तारवादी सिलसिला चला आ रहा था कई वर्षों से। तो यहाँ कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। टू स्टार्ट विद, जो गलत फहमियां बहुत गहरी हमारे देश में भरी हुई हैं। एक तो ये जो हमारी सक्सगाम वैली है, इसके बारे में बड़े उल्टे सीधे बयान दिए जाने लगे। हमने खो दी, हमने दे दी, ऐसा कुछ जिक्र आया कि जैसे ये सब 1920 और उसके बाद हुआ। 2020 हाँ, 2020 और उसके बाद हुआ। और मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको हमने 62 में खोया था। ओके। 59 में भी खोया था। और 62-3 के बाद हमने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, ना डिप्लोमेटिक, ना हमने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, ना हमने और कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की चाइना पर। मैं यहाँ ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि इंटरनली आल्सो सैनिक रूप से उस एरिया में जाने के लिए रास्ते नहीं थे और हमने रास्ते नहीं बनाए। जिन टनल्स की आवश्यकता थी वो नहीं बनाई गई, जिन रोड्स की आवश्यकता थी वो नहीं बनाई गई।
इसके साथ ही मैं ये भी बयान कर दूं कि 62 में हमने अपने एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया। जी जी। अगर किया जाता तो वो इतना ऐसा इलाका है, वैली का ओपन, अगर वहां पर हमारी एयरफोर्स एक्टिव होती तो शायद वो इलाका चाइना कब्जे में नहीं रख पाता। हम्म। तो आज के युग में ये कहना कि ये तो हमने खो दिया और हमने दे दिया, हम्म। ये कितनी एक भ्रामक बातें हैं जो कि कुछ पॉलिटिकल लोगों ने फैलाई और रिपीट करते गए वो माओ से तुंग की तरह कि इस झूठ को बोलते जाओ, एक दिन सच लगने लगेगा, और इस तरह बोलते गए जिसका कि बेनिफिट चाइना लेता गया कि शायद यही चीज ठीक है। तो एक तो ये बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, जो आज भी हम कहते हैं कि हमने 100 स्क्वायर किलोमीटर वापस ले लिया, नहीं, जी। अभी भी अक्साई चिन का और सक्शगाम के इलाके पर जो चीन के क्लेम्स हैं वो बरकरार हैं। वो वैसे ही बरकरार हैं। हमारा क्लेम तो बरकरार है ही। होना ही है हम्म। क्योंकि वो भूमि भारत की भूमि है। हम्म। तो इन चीजों को हमें क्लैरिटी से समझ लेना चाहिए कि कोई ग्राउंड सिचुएशन में जो तब्दीलियां या कुछ अंडरस्टैंडिंग्स आई हैं वो एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग्स हैं, हम्म। भूमि का आदान प्रदान नहीं हुआ नहीं है। हुआ है जी। तो इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो खोया था वो कब खोया था, और जो पाया है उसमें हमने एक समझौता जरूर पाया है, पर कोई जमीन का आदान प्रदान अभी नहीं भी हुआ नहीं है। पाया है। तो देखा जाए तो एक स्टेटस को हम्म। हमने स्टेबलाइज कर दिया है। स्टेबलाइज किया सर। मैं दो चीजें शॉर्ट में पूछना चाहूंगा। एक तो सक्सगम वैली जो स्थित है वो साधारण शब्दों में बता दीजिए कि कहां से कहां तक की वो स्थिति है। और दूसरा ये है कि जो हमने बातचीत में पाया है वो क्या है। जी, इसको दिवाकर जी मैं अभी आने वाली थोड़ी डिटेल्स में कवर कर लूंगा। जी इसके पहले कुछ बैकग्राउंड बताना जरूरी है। जी। ये जो डिसएंगेजमेंट हुई थी कर्नल बाबू की डेथ के बाद, जब बहुत हालात बढ़ गए थे, हाँ ये 2020 में हाँ। गलवान। जून में एक गलवान। जबरदस्त झड़प हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। चाइना ने अपने 4 को एक्सेप्ट किया था, पर धीरे 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 जब उनकी वो कब्रें नजर आनी शुरू हुई, फिर उनकी श्रद्धांजलियां नजर आनी शुरू हुई, उसके बाद जब उन्होंने उनको कंपनसेशन देने की बात आई, उनके परिवारों ने शोर मचाया, जी जी। तो ये क्लियर हो गया कि चाइना के लगभग उसके दुगने 40 के लगभग उनके जवान भी शहीद हुए थे। यहाँ मैं ये चीज भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बड़ा जाहिल युद्ध था, इसमें फायर आर्म्स का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ। तो ये डंडों से, क्लब्स जी से, जी। पत्थरों से, तारों से, इस तरह के वेपन्स को लेकर, और हमारे पास जवान तो कुछ वर्किंग कर रहे थे, कुदाली, फावड़ा और गैंती, बेलचा, इस तरह के उनके औजार हाथ में थे। और जब पता चला कि उनके बिहार के कमांडिंग अफसर पर हमला हुआ तो वो उसी तरह जो सादा पीटी शूज वगैरह निकर पहनकर मेहनत कर रहे थे उसी में दौड़ पड़े। तो इस तरह के वेपन्स का प्रयोग हुआ था, और ये जो कैजुअल्टीज हुई हैं बहुत दर्दनाक रही होंगी, क्योंकि गोली आती है, मार जाती है, प्राण निकल जाता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार मार पीट पीट कर एक दूसरे को शहीद किया गया, और चाइनीज को मौत के घाट उतारा गया। वो भी इसी
बेदर्दी से, और एक सैडिस्टिक प्लेजर है कि उनका जो डेथ रोल था वो वो हमसे हमसे दुगना ज्यादा था। था। ये डिसएंगेजमेंट हुई थी गलवान, बैंकॉक, गोगरा और हॉट स्प्रिंग के इलाके में। हम्म यहाँ मैं साफ करना चाहता हूँ कि हॉट स्प्रिंग का इलाका पहले से अनऑक्युपाइड था। ये बाकी इलाकों से ऊंचा था और चढ़ाई बहुत कठिन थी, पर क्योंकि पैंगोंग और गलवान में चाइनीज ने एक बड़ा भारी इंकर्जन कर दिया था, बड़ी संख्या में आ गए थे, तो एज ए रिएक्शन हमारे सैनिक वो भी चले, हमारे सैनिक भी चले, पर हमारे सैनिकों के पहाड़ी चढ़ने की काबिलियत बेहतर थी और वो रात रात में हॉट स्प्रिंग्स पर पहुंचकर, टॉप पर पहुंचकर उन्होंने वेपन्स की तैनाती करके और चैलेंज किया। वेपन्स का प्रयोग नहीं हुआ जी जी। जैसा मैंने अभी बताया, पर उन्होंने चैलेंज किया, जिससे चाइनीज का जो इनकर्शन था और आगे बढ़ने की हरकत थी रुक गई। और पहला समझौता यही हुआ था कोर कमांडर्स की मीटिंग में उस समय कि प्लीज आप हॉट स्प्रिंग से हटा दीजिए, ये अभी तक अनऑक्युपाइड था, हमने भी कोशिश की, आप चढ़ गए, पर यहाँ से हटिए और हमें समझौता करके हॉट स्प्रिंग से हम वापस आए। बाकी सब जगह पर ये फैसला हुआ कि अब वो भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, और वो एक बफर जोन की तरह उन इलाकों को छोड़ दिया जाएगा जी। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। ये जो वैली की आप बात कर रहे हैं, ये डमचौक, वहां एक चार्डिंग नाला है, उसके साथ साथ एक वैलीज के साथ कनेक्टेड वैलीज के रूप में ये डमचौक तक जाता है। उसी इलाके में आ जाता है देपसांग प्लेन्स भी इनको कहते हैं, और दौलताबाद दौलत बेग ओल्डी डीबीओ नाम से मशहूर है। वहां पर फिंगर्स हैं, पहाड़ से उतरते हुए एक कई फिंगर्स नीचे आते हैं। पहले 5, 6, 7, 8, 9 फिंगर्स तक का समझौता कोर कमांडर्स ने कर लिया था, पर जब हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान चाइनीज के प्रीमियर जिनपिंग साहब से मिले, तब वहां फैसला हुआ, उनकी बातचीत हुई, तो एक तो ये बफर जोन्स कंफर्म किए गए, और पीपीओ पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक, जिन पर कोर कमांडर्स की रिपीटेड मीटिंग के बाद कोई फैसला नहीं हुआ था, ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर ट्रुप्स नहीं रहेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन न चाइना करेगा न हम करेंगे, और पेट्रोलिंग का अधिकार दोनों को होगा, पर एक ही दिन एक ही समय पर ये पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी, ताकि ट्रुप्स की आपस में कहासुनी या झड़प ना हो जाए। तो प्रोग्राम आपस में कर लेंगे, जिन जिन दिनों में उन्होंने पेट्रोल करनी है हम अवॉइड करेंगे वहां जाना, और जब हमने पेट्रोल करनी है तो वो अवॉइड करेंगे वहां आना, ताकि ट्रुप्स का आमना सामना और टकराव न हो। तो ये सब चीजें जो है ये समझौते में आ गई हैं, जिससे एक इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो ये आती है कि आने वाले फोर्सिएबल टाइम में एक शांति बनी रहेगी, और जो रोज 2-4 महीने में एक बार झड़प हो जाया करती थी, उस बात को हमने पीछे छोड़ दिया, वो टल गई। मैं फिर दोहराऊंगा कि क्लेम्स के ऊपर कोई अंतर नहीं है। मतलब मैं और स्पष्ट कर दूं कि दोनों का क्लेम बरकरार है। मतलब चाइना कहता है कि भाई हमारा भी एरिया है, हमारा एरिया है, और इंडिया कहता है वो तो हमारा है, क्लेम वही है, लेकिन पेट्रोलिंग में सुविधा हो गई। पहले इंडिया को वहाँ, इंडियन आर्मी को वहाँ नहीं जाने देते थे, वो रोकते थे।
अब वो तैयार हो गए कि आप यहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। एक वर्किंग एग्रीमेंट हो गया। जी। यहाँ पर जो चीजें और नजर में आती हैं वो ये आती हैं कि अब हमारी रोड्स बन गई हैं और लगातार बन रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स बन गए हैं और लगातार बन रहे हैं। एक फॉरवर्ड एयरफील्ड हमारा बनकर पूरी तरह तैयार है और हमारा हैवी ट्रूप कैरियर जो बड़ा हमारा सामान ले जा सकते हैं, ट्रूप्स को ले जा सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा टैंक, जिसको जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने लद्दाख को और गिलगित तक भारत की सीमा को किसी युग में बढ़ाया था, उनके नाम से एक जोरावर स्मॉल टैंक भारत ने बनाया। अपने आप खुद हमारी देश में बनाया गया है और उस टैंक को भी वहां तैनात कर दिया गया है। वो उस हाइट पर सक्षम है युद्ध करने के। चाइनीज की ओर से अभी तक किसी टैंक की तैनाती की रिपोर्ट नहीं आई। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि धनुष नाम की गन, जो बोफर्स टाइप की है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, पहियों पर गन चलती है, टो करके नहीं ले जानी पड़ती, वो भी वहां पर तैनात हो गई है। और वो बोफोर्स ने बहुत अच्छा काम कारगिल में किया था। हमारी धनुष गन का रेंज उससे ज्यादा है। इसी प्रकार हमारा एक प्रचंड हेलीकॉप्टर, छोटा सा, वो भी हमारी आत्मनिर्भरता का एक अच्छा कारनामा है, जो कि अब काफी सक्षम रूप से उस इलाके में हवाई देखरेख और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, एसेंशियल सप्लाईज वगैरह को ले जाने में सहायक होगा। तो इतनी डेवलपमेंट्स हमारी तरफ से कर ली गई हैं। चाइना ने जो इंकर्शंस किए थे वहां से वो वापस जाकर, और अब हम 2 मई 2020 से पहली वाली सिचुएशन में ट्रूप्स आ गए हैं। तो उनके इंकर्शन जितने भी थे वो वापस चले गए हैं। हमारी वो रोड्स, जिसको कि हमारी तकरीबन 50 साल सरकारों ने केवल इसलिए नहीं बनाया कि इनको भ्रम था कि उनका प्रयोग चाइनीज करके आ जाएंगे, वो भ्रम तोड़ दिया गया है। ट्रूप्स के सिलसिले में भी वो आ जाएंगे तो हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे। वेपन्स की तैनाती के तौर पर भी अब जो हमारे वेपन्स वहां तैनात हो गए हैं, अब बहुत असंभव सा है चाइना के लिए कोई भी इलाका वहां पर कदम बढ़ाने का। तो और तीसरा, राजनीतिक रूप पर ये जो अंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, जिनको मैं अपने ऊपर एक समझौता तो नहीं पर एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ। काम चलाऊ एक तरीका ऐसा आ गया है जिससे कि जैसा अब ये जियो पॉलिटिकल सीन बन रहा है और चाइना, रशिया, भारत एक समझौते की तरफ है, कम से कम हॉस्टिलिटीज आपस में नहीं है चाइना की और हमारी। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो हालात अब बने हैं, ये 62 के बाद जितने भी पोजीशंस हुई और 62-3 के लॉसेस के बाद जितना भी समय गुजरा, मैं समझता हूँ उन सब से आज हम एक बेहतर पोजीशन पर है, फुटिंग पर हैं, बेहतर मजबूती पर हैं, बेहतर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट पर हैं, बेहतर कनेक्टेड हैं, जो बहुत बड़ी बात है। कनेक्टेड हो तो ट्रूप्स मूवमेंट तो कभी कभी की जा सकती है जी। और न सिर्फ ये बात बॉर्डर के लिए लागू है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के लिए, बल्कि ये
बात लागू है जो बैकअप ट्रूप्स भी हैं हमारी ओर, क्योंकि उन्होंने भी काफी ट्रूप्स अपने आगे लाए हैं। तो शायद ठंड ज्यादा लगती है, उन हाइट्स पर इतने ज्यादा नहीं है। तो भारतीय तो कहीं भी जीता है, और भारतीय सिपाही के लिए कोई भी टेरेन असंभव नहीं होता। तो हम लोगों की तैनाती फॉरवर्ड में भी है और बैकअप में भी सफिशिएंट रीइंफोर्समेंट्स को ऐसा प्लेस किया गया है कि आवश्यकता आने पर वो फौरन अवेलेबल टाइम में पहुंच सकते हैं। मतलब सर क्योंकि चाइना भी उड़कर अचानक नहीं आ सकता। बिल्कुल अगर उनकी हरकत होगी उसकी हमें सूचना भी होगी हमारे सैटेलाइट से और सोर्सेज से, और समय रहते हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने की पूर्ण रूपेण शक्ति रखते हैं, और उसकी वेपन्स ट्रूप्स की तैनाती है। मतलब हम लेह और लद्दाख में जो बॉर्डर हमारी सीमाएं जो जो हम समझ पा रहे हैं एलएसी के रूप में जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वहां हम ज्यादा मजबूत हो पाए हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं उससे ज्यादा कहूंगा कि हम वहां अब अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कुल मिला के अरुणाचल पर चाइना क्लेम कर रहा है, लेकिन अरुणाचल पर भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है डिप्लोमेटिकली, और हमारी जो आर्मी बेस लाइन पर है उससे आगे है, वहां भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और अरुणाचल के लोग भी ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम भारत के हैं, भारत के ही रहेंगे। कुल मिलाकर के एलएसी पर चाइना की बदमाशियां जो चल रही थी उस पर हल्का सा लगाम लग पाया है, क्योंकि चाइना जी 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 बोलना चाह रहे हैं। उस पर तो लगाम लग पाया, उस पर और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। मुझे ज्यादा दुख होता है उन भारतीयों पर जो अपनी सेना से ज्यादा विश्वास करते हैं शत्रु की सेना पर, और अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा विश्वास करते हैं वो चाइनीज का जो अखबार छपता है, ग्लोबल टाइम्स। खैर सर, ये ग्लोबल ये टाइम्स पर। ये इस देश में अभिव्यक्ति के नाम पर और इंटेलेक्चुअलिज्म प्रदर्शित करने का ये तरीका है कि आप जितना विरोध की बातें करें और जितना सच्चाई उजागर करने के नाम पर अपनी कमी दिखाएं, वो लगता है कि आप बहुत निरपेक्ष हैं। ये हमारे यहाँ एक फैशन सा है, और ये फैशन भी, इसकी सीमाएं होनी चाहिए। हम तो यही अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, और आपने उसको दिवाकर जी, हो सकता है ये एमओयू का हिस्सा हो। खैर बिल्कुल, नागरिकों के स्तर पे तो हम नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन अगर कोई एक पार्टी और उसका नेता ये कहता है तो निश्चित रूप से ये आरोप भी लग ये सकते हैं। खैर एमओयू ये जो चाइना बिल्कुल, कम्युनिस्ट लेकिन पार्टी के साथ हमारी एक पुरानी मेजर पार्टी ने किया हुआ है, हो सकता है उस एमओयू के तहत उनको ये बंदिश हो कि उन्हें इस तरह के राग तलाप नहीं है। लेकिन सर अब ये मत कहिए, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन बीजेपी दफ्तर में भी यहाँ दिल्ली आया, और बाकायदा यहाँ के ऑफिस बेरर से भी बातचीत हुई। तो इंटरेक्शंस होने चाहिए, लेकिन हमें अपने करेक्शन जरूर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और उनकी सहायता वाले एमओयू नहीं होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको लेकर के कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कहा गया कि हमारी जमीन छिन गई और ये हुआ ऐसा हुआ, अब उसकी वस्तुस्थिति क्या है वो बताई गई, और किस तरीके से 2012 से एक समस्या की स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख के इस क्षेत्र की बात। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ? ईस्टर्न लद्दाख का ही क्षेत्र पड़ेगा ये सब कुछ जहाँ के हम जी चर्चा कर रहे हैं। तो वहां जी, पर हम बहुत मजबूत स्थिति में आ पाए हैं, और ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हम वहां मजबूती से खड़े हो चुके हैं, अपने को सुरक्षित कर पाए हैं, और ये हमारी सेनाओं की उपलब्धि है। आप हमारे इस वीडियो से कहाँ तक सहमत हैं, इस पर आप अपना कमेंट दीजिए, अपनी राय जाहिर करिए, सवाल हो तो ज़रूर सवाल करिए, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और कर्नल सर, आप इस ठंड में भी इतनी महत्वपूर्ण और इतने गौरवान्वित करने वाली खबर पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।